हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम लाइव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आयोगों के रिवीजन से संबंधित एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं महिला आयोग। इससे पहले हमने नीति आयोग और के को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसके वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम महिला आयोग की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, महिला आयोग का वर्णन भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, किसी भी आर्टिकल में इसका वर्णन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा निकाय है, ये संवैधानिक निकाय तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है, जिस आयोग की स्थापना किसी अधिनियम के थ्रू की गई हो। ठीक है, उसका बेस क्या हो, आधार कोई अधिनियम रहा हो। आप देखेंगे कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए समितियां बनी, प्रारंभिक तौर पर समितियां बनी और उन समितियों ने रिकमेंडेशन की कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, महिला आयोग होना चाहिए। और उन्हीं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित करा। ठीक है, इस अधिनियम के पारित होने के 2 वर्ष बाद यानी कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ से हमें 3 बातें पता चल गई कि संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम किस वर्ष आया, 1990 में आया। और आयोग किस वर्ष बना, 1992 में। 31 जनवरी डेट इंपॉर्टेंट है ना, पूछी जा सकती है। चलिए, प्रकृति सांविधिक है, बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। वैसे इनकी एक 8वीं नंबर की है ये अभी, और अगर ऐसे कार्यकाल वाइज गिना जाए तो ये 90 नंबर पे आती है, क्योंकि गिरिजा व्यास का कार्यकाल कितना है, 2 बार। अब तक 2 ऐसी महिला हुई है जिनके 2 कार्यकाल है, एक तो खुद रेखा शर्मा जी और दूसरी गिरिजा व्यास जी। इनको 2 बार बनाया गया है। ठीक है, अब इस अधिनियम की थोड़ी बात कर लें। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 17 धाराएं शामिल है। 5 अध्याय और 17 धाराएं। जो भी स्टूडेंट्स समझते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं, अधिनियम में कुछ अध्याय चैप्टर्स होते हैं और उनके अंदर धाराएं होती हैं। ठीक है, धाराएं में उनसे संबंधित वर्णन होता है ना। चलिए, तो हमारे लिए हम पूरा अधिनियम तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, मेनली हमारा टॉपिक क्या है, महिला आयोग। ठीक है, तो हम पूरा अधिनियम तो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उन धाराओं को देखेंगे जो हमें महिला आयोग के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, चलिए 1 मिनट में चेक कर लूं आपका प्रॉपर चल रहा है। चलिए, वीडियो प्रॉपर चल रहा है। तो हम जो धाराएं पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आप लोग चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास, मैं आपको बता रही हूँ, जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे सबके हाथ में एक एंड्रॉइड फोन है। हम लोग चाहें तो उसमें पूरा अधिनियम खोल सकते हैं और एक बार उसकी रीडिंग लगा सकते हैं। क्यों, उसकी जो हेडिंग जो हमारी धाराओं की हेडिंग है, चाहे तो हम उसको पढ़ सकते हैं ना। मैं इसलिए आपको बताती हूँ, ये फैक्ट में हम रिविजन कर रहे हैं। ठीक, अधिनियम में 5 अध्याय 17 धाराएं हैं। धारा 3 से शुरुआत करेंगे। क्यों, क्योंकि धारा 3 ही है जो आयोग की स्थापना के बारे में बोलती है। ठीक है, जो अध्याय 1 है ये अध्याय 2 में आती है। धारा 3 अध्याय 1 में प्रारंभिक है, जिसमें उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, धारा 3 के 1 में लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा आयोग का गठन। मतलब आयोग का गठन कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। ठीक, धारा 3 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, आयोग की संरचना और योग्यता के बारे में बताया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष है, एक सचिव है और 5 सदस्य हैं। यानी कि टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल 7 लोग हैं। एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य। ठीक, अब ये तो हो गए आयोग की संरचना। इनकी योग्यताएं देख लें। योग्यता क्या है, अध्यक्ष जो है वो महिला हितों को समर्पित होगा। ठीक है, सचिव जो है वो सामाजिक आंदोलन, अखिल भारतीय सेवा या अन्य सिविल सेवा, यानी कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो होती है, या तो उसका कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई सामाजिक आंदोलन में आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है। ऐसे सदस्यों में भी आप देखेंगे कि महिला आंदोलन, महिला संगठनों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, विधि से जुड़े हुए, वो लोग क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। टोटल सदस्य की संख्या कितनी है, 5। और इसमें भी एक कंडीशन ये है कि सदस्यों में से एक मेंबर एससी कैटेगरी से, यानी कि अनुसूचित जाति से, और एक मेंबर जो वो एसटी कैटेगरी से, यानी कि शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। ये सदस्य के नाम है। ठीक है, खुशबू सुंदर, सुश्री डेरना और श्रीमती ममता कुमारी। ठीक, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा। तो इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक है, सब कुछ करने वाले कौन है, केंद्र सरकार है। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, धारा 4। धारा 4 के सब क्लॉज 1 में अध्यक्ष और सदस्य की क्या दी हुई है, पदावधि। अधिकतम आयु कितनी है ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ केवल 3 वर्ष है उनकी क्या, पदावधि, यानी कि वो अपने पद पर कितने वर्ष रह सकते हैं, 3 वर्ष।
ये दिया हुआ है। त्याग पत्र किसे देगी भाई, नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। नियुक्ति यदि केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है तो त्याग पत्र भी किसे देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। चलिए ठीक है। धारा 4 के सब क्लोज 3, केंद्र सरकार द्वारा पद से हटाना। ठीक है, केंद्र सरकार क्या करती है, इनको अपने पद से हटा सकती है सुनवाई के बाद, मतलब इनकी पहले एक बार सुनवाई की जा सकती है फिर उसके बाद इनको पद से हटाया जाता है। आधार आप जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत से आधार मिल जाएंगे कि दिवालिया घोषित हो गए हों, है ना, अपने पद का दुरुपयोग ना किया हो, या फिर जो अधिवेशन चलता है इनका को उसकी 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे हों, इस तरीके के कार्य करने में अक्षमता हो, ठीक, इस तरीके के आधारित कदाचार वगैरह, तो वो उन आधारों पर इनकी सुनवाई होगी और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा अगर इनको दोषी पाया जाता है या असमर्थ पाया जाता है तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, धारा 4 में सेवा शर्तें और वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार। एक बिल्कुल सिंपल चीज है, आपको क्या करना है, सिर्फ संरचना याद रखनी है, ठीक है, आपको डेट से याद रखनी है और बाकी सब क्या चीज कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक, अब यहाँ पर धारा है, मैं चाहती तो 17 धारा लिख लेती पर इतना स्पेस भी नहीं है, आप लोग चाहेंगे तो सब धारा एक बार पढ़ेंगे, लेकिन जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो सारी धाराएं मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, धारा 5 में क्या लिखा है, केंद्र सरकार आयोग को कर्मचारी देगा। अगर आयोग को कर्मचारी की जरूरत है तो केंद्र सरकार क्या करेगा, आयोग को कर्मचारी देगा। ठीक है, वेतन भत्ते और खर्च केंद्रीय अनुदान पे, केंद्रीय अनुदान दिया जाएगा, केंद्रीय अनुदान से दिए जाएंगे। ठीक है, धारा 7 क्या बोल रहे हैं, रिक्तियों के आधार पर प्रश्न ना लगना। अगर आपको यहाँ तक का दिख नहीं रहा है तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप सुनते जाइए, वैसे दिख रहा है मुझे, यहाँ तक लग रहा है आपको दिख रहा होगा। रिक्तियों के आधार पर प्रश्न ना लगना, रिक्तियों के आधार का क्या मतलब है, जैसे ये मेंबर है, टोटल 7 है, ठीक है, अगर इनकी मीटिंग चल रही है और किसी भी एक व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो उस आधार पर इनके कार्यों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक, धारा 8 क्या बोल रही है, आयोग के मामले के जांच हेतु समिति का गठन। आयोग के मामले, आयोग का अगर कोई भी संबंधित मामला है जिसमें आयोग को जांच करनी है या करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए वो स्वयं समिति का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, स्वयं करेगा आयोग। मामले की जांच हो रही तो स्वयं समिति का गठन करेगा। धारा 9 बोल रहा है, आयोग अपनी प्रक्रिया का निर्धारण क्या करेगा, स्वयं। आयोग अपनी जितनी प्रोसेसिंग है वो सबका निर्धारण कैसा करेगा, स्वयं कर सकता है। ठीक है, धारा 10 लिखा है आयोग के कार्य। अब आप देखेंगे आयोग के कार्य, बहुत से कार्य होते हैं, महिलाओं से संबंधित कार्य हो गए, ठीक है, जैसे बंदी गृह का वो करना, जांच करना, ऐसे बहुत से काम है महिलाओं से रिलेटेड। ठीक, तो ये आपको किस में दिखने वाले हैं, धारा 10 में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक बार कार्यों की रीडिंग लगा लीजिए और ये जरूर से याद रखिए कि आयोग के कार्य किस में दिए हुए हैं, धारा 10 में दिए हुए हैं। ठीक है, ये जितनी भी आयोग से रिलेटेड है ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी स्टूडेंट्स, धाराएं। धारा 15 में अध्यक्ष और सदस्य आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। आपने देखा होगा इंडियन पीनल कोड जो है उसकी धारा कौन सी, 21 के अंदर ये लोग सब लोग क्या समझे जाएंगे, अध्यक्ष और सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे। ठीक है, धारा 15 देखते हैं, अध्यक्ष और धारा 15 हमने देख ली। धारा 16 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो महिला संबंधी नियम बनाने से पहले, केंद्र सरकार महिलाओं संबंधी जो भी नियम बनाएंगे उससे पूर्व इनको क्या करना पड़ेगा, आयोग से परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, धारा 17 क्या बोल रही है, जो भी केंद्र सरकार जो भी इस अधिनियम से संबंधित, इस अधिनियम को पारित करने से संबंधित जो भी नियम बनाएगी, है ना, मतलब क्या लिखा हुआ है धारा 17 में कि केंद्र सरकार जो भी नियम बनाएंगे उसे 30 दिनों के लिए उन्हें कहाँ रखना पड़ेगा, संसद में रखना पड़ेगा। ठीक है, 30 दिनों के लिए। तो ये है महिला आयोग पूरा हमारा, शॉर्ट व्यू में हमने इसका रिवीजन कर लिया है। इतना इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए, आप इसकी एक बार और डेप्थ रीडिंग कर लीजिए और इतना याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश महिला आयोग की बात करते हैं। 23 मार्च 1998, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, 1998। ठीक है, 23 मार्च 1998 को इसकी स्थापना होती है। अधिनियम है 1995 का। ठीक, मध्य प्रदेश महिला आयोग या मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन बताया था, नीति मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। ठीक, प्रकृति कैसी है, सांविधिक, क्योंकि इसका भी वर्णन किसमें नहीं है, संविधान में नहीं है, और संरचना सेम वैसे, एक अध्यक्ष, एक सचिव, 5 सदस्य। मुख्यालय कहाँ, भोपाल में। पदावधि 3 वर्ष। त्यागपत्र राज्य सरकार को, हटाएगी कौन, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार, और कैसे हटाएगी, उन्हीं आधारों पे जिस आधारों पे हमने देखा था केंद्र सरकार के सदस्यों को हटाया जाता है, सेम वही आधार रहेंगे, उन्हीं आधारों पे जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को हटाया जाता है, सेम वही कारण रहेंगे जिसपे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा और पहली है हेमवंत कौर। ठीक है, वर्तमान कौन है, शोभा ओझा, और ये आपको मैंने आपको बोला था आप थोड़े से स्पेस छोड़ के रखिए, चेंज हो जाए तो वहीं पर अपडेट करिए।
ठीक है, तो ये हमने पूरा महिला आयोग के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। ठीक, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक चीज मैंने आपको बताना रह गया है शायद, कि कोई भी आयोग होता है, वो आयोग किसी ना किसी क्या होता है, मंत्रालय के अधीन आता है ना। कोई ना कोई नोडल एजेंसी होती है जिसके अंतर्गत वो महिला आयोग, जैसे महिला आयोग है तो महिला आयोग उस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ठीक है, तो जो महिला आयोग था, जब 1992 की बात करें तब मानव विकास और संसाधन मंत्रालय, हमारा जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय उसके अधीन था। मानव विकास संसाधन मंत्रालय 1995 में बनाया गया था। ठीक है, फिर 2006 में इससे अलग कर महिला और बाल विकास मंत्रालय को बनाया गया। जनवरी 2006 में इसको अलग कर महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाया गया। अब इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, इसी के साथ कुछ और फैक्ट हैं, जैसे आप लोग देखिए महिला आयोग पढ़ रहे हैं, तो महिला आयोग से संबंधित कुछ एप्लीकेशंस हैं जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बनाए गए। ठीक है, और आप देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में मतलब महिलाओं से संबंधित बहुत सारे सांविधिक प्रावधान भी हैं, बहुत सारे लीगल प्रावधान भी हैं और अन्य तरीके से प्रावधान किए गए। जैसे आप संविधान में पढ़ेंगे तो संविधान में मौलिक अधिकार में आप देखेंगे समानता वगैरह है ना, आर्टिकल 14, 15 इन सब में बताया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में आप देखेंगे समान काम के लिए समान वेतन और भी बहुत सी सुविधाएं के लिए उनको बताया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में भी उनके बारे में जिक्र मिलता है। वहीं अधिनियम भी देखेंगे आप, है ना, जो घरेलू हिंसा अधिनियम, इस तरीके के जो भी अधिनियम महिलाओं के लिए बने, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनकी भी रीडिंग लगाइए। ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज ऐसा नहीं सोचना है हमने कि सीमित रखना है। यदि हम महिला आयोग पढ़ रहे हैं तो हम वहीं पर क्या पढ़ेंगे, महिलाओं से संबंधित जितने भी चीजें हो रही हैं, यानी कि कोई नया एप्लीकेशन लाया जा रहा है, कोई उनकी सिक्योरिटी के लिए नई चीज बनाई जा रही है, या हमारे संविधान में जो भी प्रोविजन है हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो मैंने महिला आरक्षण विधेयक को भी पढ़ाया हुआ है। पहले क्या था, ग्राम पंचायत और जो हमारा स्थानीय स्वशासन था स्टूडेंट्स, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब जो हमारे लोकसभा है विधानसभा, उनमें भी आरक्षण दिए जाने की बात है, तो वो भी मैंने आपको बताया। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, सारे प्रोविजन किसके लिए किए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो वो कुछ एप्लीकेशन एक्स्ट्रा में जो आपको करंट अफेयर में चर्चा में मिलते हैं वो भी आप यहीं लिख के रखिए, है ना। अब आप देखेंगे कुछ डेट्स भी होती हैं, जैसे कुछ दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। उसी के साथ आप 13 फरवरी को लिख सकते हैं, 13 फरवरी को आप लिख लेना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनता है 8 मार्च को, और 13 फरवरी को क्या मनता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को बनता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 13 फरवरी को जो हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं वो हम किस कारण से 13 फरवरी के दिन मनाते हैं, आपको उसका कारण मेंशन करना है। और स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ और कमेंट का करने का बोल रही हूँ तो आप डेफिनेटली करा करिए, क्योंकि क्या होता है, एक बार हम जिस चीज को लिख देते हैं ना वो चीज हमें याद हो जाती है। ठीक है, याद हो जाती है तो एग्जाम में भी हमें याद रहती है। ऐसा होता है कि कभी कभी हम पढ़ते हैं, हमें वो चीज याद नहीं होती, लेकिन जैसे हमारा कोई दोस्त या हमसे कोई टीचर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ना और हम वहां अटकते हैं तो हम एग्जाम में जरूर नहीं अटकेंगे। ठीक है, तो एक बार लिख दीजिए कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको नहीं भी आता है ना, आपने किसी का पढ़ लिया या उस समय कहीं पर सर्च करके लिखा तो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार लिखिए। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको महिला आयोग से संबंधित सारे फैक्ट समझ में आए हों। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आपको एक डीप एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फैक्टों को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा शॉर्ट वीडियो, हम इतना लंबा तो आपको बता नहीं सकते पूरा डिटेलिंग में। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।